को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि खेल विश्वविद्यालय 23-24 में काम करना शुरू कर देगा। खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा होता है और ये चोटें खेल में उनके कैरियर को बाधित करती हैं। खिलाड़ियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मैं मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो खिलाड़ियों को 2 साल तक के लिए चोटों और उनके कैरियर में व्यवधान के मामलों में मदद करेगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। इसमें वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास और खेल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं 23-24 में हिसार और रोहतक जिलों में भी ऐसे ही केंद्रों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। 2023-24 के लिए खेल क्षेत्र को 566 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 11.5% अधिक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है। पीएम श्री के तहत हर स्कूल में, हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिन्हें पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जहां भी आवश्यक हो सरकारी उच्च विद्यालयों को दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों, विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। पीपीपी में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। 2022-23 के दौरान स्कूल प्रबंध समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70,000 ड्यूअल डेस्क प्रदान किए गए हैं। अनुभव के आधार पर मैं सभी शेष सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्कूल में किसी विद्यार्थी को जमीन पर न बैठना पड़े। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने 6 प्रकार के सिविल कार्य, नए कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, मरम्मत, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल व चारदीवारी की मरम्मत एवं रख रखाव, मिट्टी भरने का निर्णय, ये सब लिया है। राज्य सरकार ने इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 23-24 में एसएमसी के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों का निष्पादित करने का निर्णय लिया है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली सुधार आया है। ये आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों और रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 छात्रों जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है के लिए सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे,
कॉलेज और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से एक शिक्षक पुरस्कार योजना भी अधिसूचित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों से 5.2% वृद्धि है। स्वास्थ्य, पिछले साल मैंने घोषणा की थी कि सरकार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन सभी परिवारों को कवरेज प्रदान करेगी जिनकी पीपीपी के अनुसार वार्षिक आय 1,80,00,000 रुपए तक है। अभी तक 15.5 लाख परिवार आयुष्मान के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। पीपी डेटा का उपयोग कर अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्थायी स्वास्थ्य बीमा अर्थात चिरायु आयुष्मान भारत के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 14.5 लाख परिवारों का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं, पीपीपी में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। पहले से चिन्हित 29.9 लाख परिवारों के अलावा लगभग 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इस योजना के पात्र होंगे। मैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपए प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। परिणाम स्वरूप अब हम राज्य की 54% से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल में माध्यमिक स्तर और उन्नत नैदानिक सुविधाओं के लिए अनिवार्य सभी विशेषताओं के प्रावधान के अलावा कार्डियक, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल अवस्था वाले रोगियों के लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी। पंचकुला में निःशक्तजन अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट निःशक्तजनों की सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। ये विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का समाज के साथ सार्थक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम, निदान, हस्तक्षेप और पुनर्वास लेकर जीवन चक्र की दृष्टि से बहुस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। समानुभूति में उपचार के भाग के रूप में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यवहार संगीत और प्ले थेरेपी जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हीं सभी परिवारों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए निरोगी योजना ये शुरू की गई है। इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों को पहुंचाना शुरू हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया है। 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपया होने की संभावना है। इससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 23-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। रेवाड़ी जिले में माजरा मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू होने की संभावना है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक के भीतर अत्याधिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नू में सामुदायिक चिकित्सा विभाग को अपग्रेड करके निवारक स्वास्थ्य में
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह केंद्र सामुदायिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी होगा। स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी योजना हेतु मूल्यवान तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमारियों की रोकथाम और शमन में आयुष चिकित्सा पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये वहां प्रभावी साबित हुई है जहां आधुनिक दवाएं भी काम नहीं कर पाई हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की संख्या में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर और देश के भीतर आयुष चिकित्सा पद्धति की रुचि में पुनरुत्थान हुआ है। एलोपैथी और आयुष उपचार प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना जैसी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मुझे उम्मीद है कि सुविधाएं राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और देखभाल को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। लोगों को भोजन और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। ये प्रयोगशाला मामूली शुल्क पर खाद्य नमूनों की तत्काल परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईएसआईसी ने हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पतालों के अलावा रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाड़ली में ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मानेसर में 500 बिस्तरों वाले एक नए अस्पताल के लिए ईएसआईसी को भूमि प्रदान की गई है और मौजूदा 163 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल को 500 बिस्तरों की सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है। ये अस्पताल चिरायु व आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हरियाणा के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष्मान क्षेत्रों को 9,647 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में से 19.8% की वृद्धि है। सेवा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग कल्याण विभागों को सेवा नाम से एक नए विभाग की विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों, समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान के लिए समर्पण की भावना को मूर्त रूप देना और कल्याण कार्यक्रमों का एकीकृत कार्यान्वयन करना है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। मई 2022 से जनवरी 2023 तक 28,488 ऐसे लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे पीपीपी सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। मैं पीपीपी डाटा के आधार पर लाभार्थियों की सक्रिय पहचान को दिव्यांग पेंशन तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि पीपीपी में अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात यूडीआईडी से ऑटो लिंक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब देश भर में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3.3 लाख से अधिक व्यक्ति हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आयु वर्ग के बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए प्रहरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा 2 महीने में एक बार व्यक्तिगत दौरा किया जाए। व्यक्तिगत दौरे के आधार पर चिकित्सा सहायता का या संपत्ति की सुरक्षा आदि सहित अगले कदम संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और पुलिस विभाग को आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 3600 व्यक्ति परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर अकेले रह रहे हैं, जिनकी आय वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अलावा प्रति वर्ष 25,000 रुपए से कम है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं,
जिसमें उनकी सेवा आश्रम में देखभाल की जाएगी, जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना का विवरण अलग से स्वीकृत किया जाएगा। हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों, जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक है, के उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाकर कम से कम 1,80,000 रुपए वार्षिक करने के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय लाभों का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेलों के माध्यम से 36,993 परिवारों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 23-24 के लिए मैं इस आय वर्ग में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय करने और उन्हें 1 लाख रुपए तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे। इसके अलावा जिन पहचाने गए परिवारों के आवेदन खराब सिविल स्कोर के कारण अस्वीकार कर दिए गए हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी कि ये आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने के पात्र बन जाएं। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। पूर्व में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने की जिम्मेवारी संभाले। राज्य में ऐसे 15 स्कूल हैं और मैं इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव करता हूं। 23-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। महिला एवं बाल विकास, सरकार बच्चों महिलाओं में कुपोषण को कम करने और उनकी भलाई कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। हर बच्चे के कद और वजन के आधार पर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ये सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे की पहचान करने में सक्षम करेगा जो स्टंटिंग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहा है, और पीपीपी डाटा के आधार पर परिवार की आय की स्थिति के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करेगा। मैं अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था, सरकार 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4,000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त वर्ष 23-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 22 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.5 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए नए पीले कार्ड बनाने की प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित कर दी गई है। पहले पीले कार्ड हर दशक में एक बार बनाए जाते थे, परंतु अब पीले कार्ड के लिए योग्यता हर महीने स्वचालित ढंग से निर्धारित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी, जो सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 जिलों में 4,341 ई वेंडिंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव करती है। सरकार ने हरे राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर पीपीपी संख्या का उपयोग करके अपना हरा कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। वर्तमान में
पीपीपी डाटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है, वहां क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। इन क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूलों की स्थापना पर आने वाली लागत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिले। श्रम कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से एनसीआर में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रमिकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने और संबल प्रदान करने के लिए मैं एक नई मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी व्यवसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4% अधिक है। रक्षा, पूर्व रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा राष्ट्र के लिए दी गई उनकी सेवाओं और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी सहायता और युद्ध हताहतों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने जैसी कई योजनाएं चला रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। मैं वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों में 14.7% की वृद्धि है। पर्यावरण और वन। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। तदनुसार सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि जैसे सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 23-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर इन वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं और अगले 5 वर्षों तक इनकी देखभाल की जाएगी जब तक वे उचित वन के रूप में विकसित न हो पाए। शिवधाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर नीम, बड़ और पीपल आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण से छायादार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रथाओं और मान्यताओं के अनुसार गांव बणी के रूप में संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के खंड जैव विविधता से समृद्ध है और ग्रामीण बस्तियों के पास कई पौधों की प्रजातियों के उत्पत्ति स्थल के रूप में काम करते हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि और विकास गतिविधियों में वृद्धि के साथ कई बणियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्ष 23-24 में मैं प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण और कायाकल्प के लिए हरियंका बणी पुनर्वास नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी कुल 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी जो गांव को अपनी स्थानीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और सहायता प्रदान करेगी। मैं वर्ष 2023-24 के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र को 657 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29% की वृद्धि है। उद्योग, विनिर्माण और सेवा उद्योग सेवा आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण अपना रही है। यह है डिजाइन और विकास, कार्यान्वयन और उपयोग तथा सुधार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स
यानी लीड्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया। हरियाणा के पास आज लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी विदेश तक के 5F विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने के लिए मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देने के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्षेत्र अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार में पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसएमई रैंप योजना शुरू की है। सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर राज्यों में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। एमएसएमई को नई औद्योगिक प्रगति के साथ बने रहने में मदद करने के लिए सरकार एमएसएमई विनिर्माण, नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी। हरियाणा में निर्मित होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण में सुधार और एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में नए परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखेगी ताकि उद्यमी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त कर सकें। एचएसआईडीसी प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा, जो इसके औद्योगिक एस्टेट में किफायती लीज रेंट पर पेश किया जाएगा। एमएसई के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और औद्योगिक असीमित बिजली आपूर्ति को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए यानी यूपीएस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना घोषित की जाएगी। सरकार ने वित्त तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मामलों के त्वरित निपटान और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र स्तरीय सुविधा परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई एडवांसमेंट यानी पदमा के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम के माध्यम से वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सक्षमता के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है। पदमा की नीति 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पदमा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पदमा डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश करेगी। वर्ष 2021 में मैंने अनुसूचित जाति के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए एचएसआईडीसी द्वारा आवंटित प्रौद्योगिक भूखंडों की कीमत में 10% की छूट देने की योजना की घोषणा की थी। मैं अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्यों में छूट को 20% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे आवंटन के 3 साल के भीतर परियोजना को लागू करें। यह राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोटे अनाज वर्ष में सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। ये उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। माननीय सदस्यगण, 1 मिनट। मुख्यमंत्री जी, मैं घोषणा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मणिमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।
माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाफ शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है। पीडब्ल्यूडी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पहल और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की सड़कों का उचित अनुसंरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना है। सर्दी कम होने के साथ ही सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि यह अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। वर्ष 23-24 में मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपासों का निर्माण शुरू करेगी। अक्टूबर 2014 से 2022 तक, नवंबर 2022 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं। 46 आरओबी आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण करेगी। मैं वर्ष 2023-24 में लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया बल्लभगढ़ सोना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्त पोषण के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी वर्ष 2023 में चालू होने की संभावना है। सोनीपत, रोहतक, जींद और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो डबवाली, कालावाली, रतिया, भूना, प्रभुवाड़ा, उचाना, नगूरा, सफीदो को पानीपत शहर से जोड़ेगा।
इसके अलावा सरकार ने पेहवा कुरुक्षेत्र बाईपास पिपली लाडवा यमुनानगर सड़क को चौड़ा करने और भारतमाला चरण 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसकी घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2022 में रखी गई थी। मानेसर से पातली तक प्राथमिकता खंड का निर्माण 175 करोड़ रुपए की राशि से प्रगति पर है और वर्ष 2024 तक पूरा होने की संभावना है। रेल अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है और 5 जिलों में अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना शुरू की गई, जिसकी दिसंबर 23 तक पूरी होने की संभावना है। इससे 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे, शहर के भीतर यात्रा सिग्नल फ्री होगी। इन अनुभवों के आधार पर मैं बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुझे करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इसके तुरंत बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सड़कों, राजमार्गों, रेलवे क्षेत्रों को 5,408 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। सरकार DSI 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए पानी के चालू नल सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की है। सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 132 गांव का चयन किया गया है, जिनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर है। 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लक्ष्य में से जनवरी 23 तक 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य भी इसी वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है। वर्ष 23-24 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई, नगरपालिकाओं, गैर पेय प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। अब तक हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन 1985 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। इस समय 187 MLD उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पेय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र को 5,017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 16% की वृद्धि है। सिंचाई, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हमने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल उपलब्धता के ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांवों में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1948 गांवों में भूजल उपलब्धता में गंभीर कमी है। सरकार भूजल की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और HWRA की सिफारिशों के आधार पर सरकार गांवों में अटल भूजल योजना के तहत भूजल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए सटीक भूजल स्तर की निगरानी के लिए पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1,000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को
सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। एक किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है। 1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग में की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए खेती योग्य कमांड एरिया के खालों की मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार दक्षिणी हरियाणा की उठान सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रही है। जेएलएन नहर, दीवाना और नारनौल की सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये जून 2024 से पहले पूरी कर ली जाएंगी। बाढ़ रोकथाम के साथ साथ मौजूदा नहर नेटवर्क के माध्यम से मानसून के अतिरिक्त पानी को शुष्क क्षेत्रों में ले जाकर पानी के संरक्षण और पुनः उपयोग के दोहरे उद्देश्यों के साथ राज्य विशेषकर रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, नूंह और सोनीपत जिलों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 97 योजनाओं को मंजूरी दी है। वर्ष 2023-24 के दौरान मैं सोनीपत के जुआ, झज्जर के सिवाना माजरा, नांगल चौधरी के मुसनौता में जलाशयों के विकास कार्यों और मेवात में कोटला झील के शेष कार्य को पूरा करने के अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों के विकास की प्रमुख योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में 1273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष तालाबों का कार्य 23-24 में शुरू किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एस्वाइल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एस्वाइल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आगे ऑर्डर हो चुका है, बैठक का क्या मायने है? बैठक का मायना यही है उसका एग्जीक्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बात हुई बात हुई थी पिछली बार भी असेंबली में, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये तो आपका वकील कह देगा हम नेगोशिएट कर लेंगे, उसका क्या इलाज है? मतलब जब फाइनलिटी अटेन कर चुका है खोदने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उस न्यायालय से उच्चतम न्यायालय है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। चलिए, खोदने के लिए कसी लेके भी जाने वाले लोग थे, हम भी आप भी अगर चाहें तो जाकर कसी ले जाकर खोदना शुरू कर देते हैं। जो खोदेंगे वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई अगर आदेश की पालना ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। चलिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए थे, मैं भी था, गृह मंत्री भी थे,
और वहां सारे वकीलों ने कहा था ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर हम किस बात की पानी नहर क्यों एग्री करें? हम बैठेंगे, हम बैठ के चलिए बात अभी करें, क्यों करें हम? इस समय फाइनलिटी जो मैंने बताया, अभी तो हमने बजट उसके लिए तय किया है। अब बजट तय करने का अभी उसके लिए तो विरोध नहीं है ना, मेंशन किया है इस बात इसके लिए तो मना नहीं ना। आपने बजट का मेंशन किया, बजट मेंशन करना है, आपने बैठक का मेंशन किया, मैं तो आप पूरे पढ़ते रहे, मैं नहीं बोला बजट इसमें मेंशन ऐसा किया है आपने कि दो मुख्यमंत्री की बैठक का तो हुई ना। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख लगी हुई है, वो हमारी अपनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो तो हम। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिंचाई और जल संसाधन क्षेत्र को 6,598 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29.2% की वृद्धि है। ऊर्जा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिजली वितरण कंपनियों का वार्षिक तकनीकी और वाणिज्यिक यानी AT&C घाटा वर्ष 2015-16 में 30.15% से घट करके वर्ष 2022-23 में 11.85% रहने की संभावना है। नहीं, संभावना यानी 13 तक तो माली है, अब आगे तो कैलकुलेशन होगा ही। अरे भैया, हम 30.5 छोड़ के गए थे आप, हम 12-14 का हाली है, ज्यादा चर्चा न करो। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क वहन किया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल के फलस्वरूप वितरण कंपनियों का 80% से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से बंद किया जाना है। बिजली उपलब्धता बहस के लिए आगे हैं, दिन रखे हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। शून्य नहीं देना भाई, दलाल साहब, नहीं देना जवाब, नहीं देना। अरे नहीं देना जवाब ऐसे, और अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, वो करेंगे सब। चलिए, पानीपत थर्मल प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना है। बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 23-24 में 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मैं इस परियोजना के लिए 584 करोड़ रुपए के इक्विटी अंशदान का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2019 से 21 तक के मौजूदा आवेदकों को, जिनका ट्यूबवेल 35 हार्स पावर तक है और किसान ऊर्जा कुशल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का इच्छुक है, नलकूप कनेक्शन जल्दी जारी किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में ऐसे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने वाले आवेदकों को नलकूप कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। 10 हार्स पावर तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन को पीएम कुसुम के तहत कवर किया जाएगा और ऐसे सौर ऊर्जा पर जारी किया जाएगा। सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने और इनपुट लागत को कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के तहत 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित कुल 75% सब्सिडी के साथ 3 HP से 10 HP क्षमता के सौर पंपों की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर रही है। योजना की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 23-24 में 70,000 सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारण करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 22-23 में 23,966 सौर पंप सेटों की स्थापना की जा रही है। लाभार्थियों का चयन परिवार की आय और आवेदकों की भूमि जोत की सीमा सहित अनुमोदित मापदंडों पर किया जाएगा। 2023-24 में गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के स्कूलों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं में भी GSRT और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार की सहायता से अधिकतम 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना का विवरण ऊर्जा विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। वर्ष 23-24 के लिए ऊर्जा क्षेत्र को
8,283 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.9% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार रोडवेज के संचालन के लिए 1000 बसें खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस साल 1000 मानक डीजल बसों, 150 एसी बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े की स्वीकृत संख्या को 4500 से बढ़ाकर 5300 करने का निर्णय किया है। मैं वर्ष 23-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से 1000 और बसें जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें 200 बसें मिनी बसें होंगी। हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ई टिकटिंग 6 जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और इस साल 31 मार्च तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। ई टिकटिंग प्रणाली से पर्याप्त परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों को वास्तविक समय आधार पर सीट की उपलब्धता और आगमन समय के बारे में अधिक व्यापक जानकारी भी मिलेगी। सरकार का नजदीकी वास्तविक समय में यात्रियों की संख्या की गणना करने और राजस्व रिसाव का पता लगाने के लिए बसों में सेंसर लगाकर हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है। इन उपायों से टिकट राजस्व में सालाना करीब 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सेवा शुरू करेंगे तथा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार करेंगे। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अग्रिम चरण में है, जिनमें से 175 मिनी बसें हैं। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि वर्ष 23-24 में सभी शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पहला बस पोर्ट चालू करने, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 22 में हुआ था, के अनुभव के आधार पर मैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र पीपीपी पद्धति पर गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट और गुरुग्राम में सिटी सेंटर के पास एक सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिक अपने निकट और परिजनों से अधिक बार मिलने में सक्षम होंगे। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सरकार ने एक पहचान बनाई है। चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं परिवार पहचान पत्र और आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके फेसलेस मोड में डीलर पॉइंट पर नए वाहन पंजीकरण सहित ये सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल से लगभग 73% लोगों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चालकों को मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। प्रमुख वाहन निर्माताओं की साझेदारी में कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक और करनाल में ऐसे 4 संस्थान कार्यरत हैं। 23-24 में भिवानी और नूंह में 2 और ITDR चालू किए जाएंगे। सरकार सड़क इंजीनियरिंग में सुधार जैसे कैट साइज की स्थापना, साइनेज का प्रावधान, दुर्घटना संबंधित मृत्यु और चोटों को कम करने के लिए मोड़ों पर स्पॉट करने सहित सरकार सड़क सुरक्षा पहलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए नई पहल की है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के निर्माण का कार्य चल रहा है और इसमें काफी प्रगति हुई है। करनाल हवाई अड्डे के लिए भूमि की खरीद पूरी हो चुकी है और हवाई अड्डे का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू होने की संभावना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अंबाला हवाई अड्डे से परिचालन सेवाएं प्रस्तावित हैं, जिसके लिए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 20 एकड़ रक्षा भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है। गुरुग्राम में एक हेली हब शुरू करने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए 26 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
इस सुविधा का उपयोग परिवहन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑलिंग तथा चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाएगा। सरकार ने हरियाणा में उड्डयन बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए एक नया राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम बनाया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और इच्छुक पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेन एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट में परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 4,131 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के अनुमानों पर 11.9% की वृद्धि है। पर्यटन और विरासत क्षेत्र रोजगार के अवसरों और आय सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की साझेदारी में हरियाणा का गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भारत में इस तरह का सबसे बड़ा पार्क होगा। प्रारंभिक और भूमि की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है और विस्तृत डिजाइन योजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि अरावली सफारी पार्क की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को भगवत गीता का सार्वजनिक ज्ञान दिया था, उस स्थान पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिसर प्रायोगिक केंद्र वर्ष 2023-24 में पूरा होने और जनता के लिए खुलने की संभावना है। यह महाभारत की कहानी के वाचन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल दोषी की पहाड़ी और भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक को एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। एक अनुभव केंद्र और एक मार्शल स्पोर्ट्स संग्रहालय साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल पार्क और लोहगढ़ किले पर काम शुरू किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की साझेदारी से राखीगढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इस संग्रहालय में सरस्वती सिंधु क्षेत्र की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता और परिसर में खुदाई से निकले अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय के वर्ष 2023-24 में चालू होने की संभावना है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। हालांकि मेला स्थल का उपयोग वर्ष में केवल 3 सप्ताह के लिए किया जाता है। सरकार अक्टूबर-नवंबर 2023 में मेला स्थल पर बुनियादी ढांचे का उपयोग दिवाली उत्सव मेला आयोजित करने के लिए दिवाली थीम के साथ कलाकारों, कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारी व्यवसायों के लिए मंच प्रदान करने के लिए भी करेगी। वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन और विरासत क्षेत्र को 323 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रावधान करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 44.8% अधिक है। राजस्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल क्षति की रिपोर्टिंग का सीधा नियंत्रण किसानों को देने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां किसान प्राकृतिक कारणों से खड़ी फसलों के नुकसान की सीधी रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार प्रदेश की मेहनत कर किसानों को भरोसा दिलाती है कि मुसीबत की घड़ी में वह उनके साथ खड़ी है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना का स्वामित्व भाग 25.44 लाख संपत्तियों की मैपिंग के साथ पूरा हो गया है। इतिहास में पहली बार इन संपत्तियों के मालिकों के पक्ष में टाइटल डीड और मालिकाना हक को मान्यता दी गई है। लाल डोरा से बाहर और शहरी क्षेत्रों में भूमि के मानचित्रण की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना के इस साल पूरा होने की संभावना है और इसके पूरा होने पर राज्य की एक इंच भूमि का मानचित्रण हो जाएगा। एक आधुनिक तकनीक आधारित भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो सदियों पुराने जरीब आधारित मापन का स्थान लेगी। इससे भूमि के माप में अधिक सटीकता और विश्वसनीयता आएगी और विवादों की गुंजाइश कम होगी। सरकार भू अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार करने का प्रस्ताव करती है।
जिसमें पुरानी फारसी या उर्दू शब्दावली को बदलना, पीपीपी या आधार को शामिल करने के लिए भू अभिलेख प्रारूप को फिर से तैयार करना, भूमि के उचित बाजार मूल्य के आधार पर कलेक्टरेट निकालने की पद्धति, मजबूत और कुशल संपत्ति लेन देन पंजीकरण प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र, आधुनिक संदर्भ में भूमि कानूनों की रीड्राफ्टिंग और जीआईएस आधारित तकनीक प्रक्रिया का उपयोग करके भूमि की चकबंदी शामिल है। सरकार ने अग्नि सुरक्षा निदेशालय को राजस्व और आपदा विभाग प्रबंधन में हस्तांतरित कर दिया है, क्योंकि अग्नि सुरक्षा अब केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। 250 करोड़ रुपए की लागत से अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे का एक नया विस्तार प्रस्तावित है, जो हाई राइज अपार्टमेंट और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आग से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा निदेशालय की क्षमता में वृद्धि करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अग्निशमन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि उपलब्ध है, अग्निशमन केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। 2023-24 में मैं राज्य में स्थापित आधुनिक और प्रशिक्षित अग्निशमन सेवाओं के लिए सेवा कर्मियों की बढ़ती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जींद जिले में एक अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा पुलिस को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन के संबंध में सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2021 में हरियाणा 112 परियोजना के शुरू होने के बाद हरियाणा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र में 86 लाख से अधिक कॉल्स के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इनमें से 12.55 लाख कॉल्स के लिए वाहन डिस्पैच किए गए। वर्ष 2023-24 में मैं स्वास्थ्य और अग्नि आपात स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी एम्बुलेंस तथा सभी अग्निशमन सेवाओं को हरियाणा 112 के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव करता हूं। दिसंबर 2022 में औसत प्रतिक्रिया समय वर्ष की शुरुआत में 15 मिनट से कम होकर 8 मिनट 22 सेकंड रह गया है। साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2022 में 21 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिनमें से राज्य में इन पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या 29 हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पुलिस विभाग में अलग कानून व्यवस्था और जांच विंग बनाने के निर्देश के अनुपालन में एक अलग हरियाणा पुलिस जांच काडर को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों की बिजली, आबकारी और कराधान, खनन गतिविधियों, सड़क परिवहन उल्लंघनों और अवैध अतिक्रमणों से संबंधित परिवर्तन गतिविधियों में सहायता के लिए पुलिस में परिवर्तन विंग की स्थापना की गई है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा पुलिस की योजना अपराध के महत्वपूर्ण दृश्यों का निरीक्षण करने और भौतिक सबूतों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण द्वारा साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए इसकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव में आर्थिक रूप से व्यवहार्य 17.62 मिलियन टन तांबा भंडार स्थापित किया है। ये हरियाणा में पहली बड़ी खनिज संस्थान खोज होगी और सरकार वर्ष 2023-24 में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की योजना लेकर आएगी। सरकार ने भागीदार बैंकों की साझेदारी से विकसित एक पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2020 में खानों की ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत की थी। ऑनलाइन नीलामी से सरकार को खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने में मदद मिली है। सरकार एक नया ई रवन्ना पोर्टल विकसित कर रही है जो खनिज उत्पादन और भंडारण की निगरानी करेगा। खनिज उत्पादन या परिवहन की गलत या झूठी रिपोर्टिंग के माध्यम से राजस्व में होने वाले रिसाव को नियंत्रित करेगा और पटा भुगतानों में देरी के मामले में सूचित करेगा। सिस्टम में वेब्रिज, स्वचालित सत्यापन और सूचना प्रणाली के तहत लिंकेज के माध्यम से लोकेशन कंट्रोल भी होगा। इस प्रणाली के 31 मार्च 2023 तक विकसित होने और परिचालन में आने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मीडिया कर्मियों को आश्वासन देता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू होने के बाद ये सुविधा उन्हें भी दी जाएगी। सरकार अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में
डिजिटल सामग्री के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य लोगों में पढ़ने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग की आदत का विकसित और पुनर्जीवित करना है। गायन, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला और मूर्ति कला जैसे क्षेत्रों के कलाकारों का एक निश्चित आयु में आय का निश्चित स्रोत बंद हो जाता है। सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना नाम से एक पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें ऐसे कलाकारों को कुछ पात्रता मापदंडों के आधार पर प्रति माह 10,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। हरियाणवी लोक परंपराओं को लोकप्रिय बनाने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी, जो गुग्गा, रसिया, धमाल, खोड़िया, लूर और घूमर जैसे हरियाणवी लोक नृत्य रूपों और रागनी, लोकगीत, आला, चमोला, उद्दल और बेरे काबिल जैसे संगीत रूपों को बढ़ावा देगी। मैं इन लोक कला रूपों में युवा कलाकारों को बढ़ावा देने और वित्त पोषण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करूंगा।